देवियों और सज्जनों, हमारे कार्यक्रम दिल से में आज के मेहमान हैं हिंदुस्तान के मशहूर हास्य कवि और जानी मानी शख्सियत श्री शंभू शेखर जी। आप जाने जाते हैं अपनी एक विशेष शैली के लिए, हास्य विनोद के लिए, जटिलता भरी बात को भी चुटीले, सरल और मनभावन अंदाज में कहने के लिए और कवि सम्मेलनों में हंसी की बहार लाने के लिए। आपने हिंदुस्तान की सरजमी पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक अनोखी, अनूठी और अमिट छाप दर्शकों के दिल पर छोड़ी है। आप कवि सम्मेलनों के अलावा समय समय पर टेलीविज़न, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते रहते हैं। तो देवियों सज्जनों, तैयार हो जाइए हमारे कार्यक्रम दिल से में हमारे मेहमान श्री शंभू शेखर जी। हमने सोचा हम ही चाहते हैं आपको, हमने सोचा हम ही चाहते हैं आपको, पर आपके चाहने वालों का काफिला निकला। दिल ने कहा शिकायत कर खुदा से, पर वो भी आपका चाहने वाला निकला। देवी सज्जनों नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आज दिल से कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में हम आए हैं हिंदुस्तान के मशहूर हास्य कवि और युवा दिलों की धड़कन श्री शंभू शेखर जी। शंभू जी बहुत बहुत नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शंभू जी, एक तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आभार कि आपने हमें समय दिया। तो आइए शुरुआत करते हैं और हमारा सबसे पहला सेगमेंट कुछ अनकही। कुछ अनकही। शंभू जी, शुरू से शुरुआत करते हैं जी। तो कुछ अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले परिवार के बारे में बताइए, कहाँ पे आप जन्म हुआ, कहाँ पले बढ़े, कैसे? मैं पढ़ाई जो मेरी हुई वो तो दिल्ली में हुई, सारी पढ़ाई। अच्छा। और पैदा मैं बिहार मधुबनी में हुआ। मेरे पिताजी यहीं दिल्ली में ही रहते थे और वहीं पर वो काम करते थे। तो जब मैं लगभग 10 साल का था तो वो मुझे यहाँ पर ले आए थे। अच्छा। और वो चाहते थे कि मैं यहाँ पे पढूं, क्योंकि गांव की जो व्यवस्था थी तो वो कुछ बहुत बेहतर नहीं थी पढ़ाई लिखाई के मामले में। अब तो खैर बहुत अच्छी हो गई है। तो बिहार में पैदा हुआ और मेरी पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली में ही हुई, सरकारी स्कूल में। सरकार तो मतलब 10 साल से पहले तक की आपका जो बचपन है वो सब बिहार में रहा आपका? जी, सब बिहार में पैदा हुआ और वहीं पर ही मेरा बचपन। तो वहीं आपके परिवार, मतलब परिवार, रिश्तेदार वगैरह सब वहीं बिहार में ही थे जब आप? नहीं, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ, जैसे पिताजी काम करते थे। हाँ जी। तो ऐसे ही बहुत सारे रिश्तेदार हमारे यहाँ पे अलग अलग सेक्टर में काम करते थे। तो पिताजी यहाँ पे किस विभाग में थे यहाँ पर? पिताजी हमारे किसी विभाग में नहीं थे, वो पूजा करने का काम करते थे। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छे। तो किसी नहीं, विभाग ये में तो नहीं सबसे मतलब ये एक ऐसा काम है जिसमें पुण्य भी मिलता है। और जी बिल्कुल। तो आपके पिताजी इसमें, और परिवार में भाई बहन? मेरे और 4 बहनें, एक भाई और हैं, 2 भाई हम। अच्छा। 6 भाई बहन टोटल। हाँ। और बड़े भाई साहब जो है हमारे वो साउथ दिल्ली में रहते हैं। अच्छा। और वो पहले से रह रहे थे। हाँ। पिताजी उनको पहले लाए थे, फिर बाद में मुझे लेकर के आए। तो बस परिवार में इतने ही लोग, मतलब धीरे धीरे फिर जी। ये होता रहा। तो शंभू जी, अगर हम बात करें तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ, मतलब दिल्ली में किस जगह है आपने? दिल्ली में मेरा जो प्राइमरी था, प्राथमिक शिक्षा जो हुई थी वो NDMC के स्कूल में हुई थी, जो कि अभी अब्दुल कलाम रोड है, जो पहले औरंगजेब रोड के नाम से जानते थे उसे हम। हाँ। तो वहीं पर ही एक NDMC का स्कूल है, वहीं पर मेरी पढ़ाई हुई थी। और फिर उसके बाद कुछ 1-2 साल पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप, अच्छा। तो यहाँ पर हुई। फिर उसके बाद RK पुरम सेक्टर 7, सेक्टर 6, सेक्टर 2, मतलब घूमते। हाँ, ऐसे ही होती रही। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मोतीलाल नेहरू कॉलेज से हुई। अच्छा, ग्रेजुएशन आपने मोतीलाल नेहरू कॉलेज से? जी। किस विभाग में की शंभू जी? राजनीति शास्त्र में। अच्छा, अरे वाह। तो राजनीति के कहीं एक यही तो कारण नहीं है कि आपकी जो कविताएं वो अधिकतर राजनीतिकों के ऊपर ज़्यादा रहती हैं? नहीं, एक्चुअली जो हम राजनीति में पढ़ते हैं और जो व्यवहारिक है वो दोनों अलग अलग। तो उस वक्त जैसे हम लोग सभी उस उम्र से गुजरते हैं, दौर से गुजरते हैं, जब पढ़ते हैं, साथ में खेल कूद, बचपन, तो क्या क्या
शरारतें करते थे आप? शरारतें तो मैं बहुत करता था अब। नहीं, फिर भी कुछ खास जो दिल के करीब रही हो, मजा आता हो जिन्हें करने में? क्लास में बहुत शरारत करते थे, और क्लास में इतनी शरारत करते थे जिसका कोई हिसाब नहीं था। हम अक्सर ही जो है वो अपने टीचरों को तंग करने के लिए कभी उनकी कुर्सी को नीचे से उसके नट बोल्ट खोल देते थे तो वो बैठे तो गिर जाएं। कभी हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ ऐसा कर देते थे कि उस पर पेंसिल चले ही ना, तेल लगा दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा हम लोग करते रहते थे। नहीं, बढ़िया है। और आई थिंक मुझे क्या लगता है शंभू जी, यही यादें ऐसी रहती हैं जो मतलब जिंदगी भर हमारे साथ रहती हैं और हमारे। हाँ, रहती है। अभी आप कह रहे हैं तो मुझे याद आ रही है, नहीं तो याद भी नहीं है। तो शंभू जी, आपने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया जी। फिर क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये वो दौर होता है कि हर आदमी सोचता है कि मुझे जीवन में क्या करना है। जी। तो फिर हाथ से कविता की कैसे? दरअसल मैं नौकरी नहीं करना चाहता था। अच्छा। मैं जब बड़ा हुआ तो फिर पिताजी नहीं रहे, तो मैं बड़े भाई साहब के साथ रहता था। पिताजी? हाँ, पिताजी भी नहीं है। कब की बात है ये 9th क्लास की, 10th की बात है। 9th में पिताजी एक्सपायर हो गए। हाँ। तो मैं बड़े भाई साहब के साथ रहता था, भाभी जी भी वर्किंग थी। हाँ। तो मैंने एक चीज़ देखा कि जो लोग वर्किंग है ना, वो सुबह नौकरी जाते हैं, शाम को आते हैं, सब कुछ फिक्स हो गया है, जीवन में रस नहीं बचा। आप 6 बजे उठ रहे हैं, दिन भर का खाना बना रहे हैं और फिर जा रहे हैं, फिर शाम को 7 बजे 8 बजे वापस आ रहे हैं, और फिर एक संडे हो रहा है, उसमें भी मतलब तमाम तरह के काम। तो मैं नौकरी नहीं करना चाहता था। मतलब वो 9 to 5 बर्दाश्त नहीं था इस तरह? नहीं, ऐसा तो नहीं था, लेकिन मैं नौकरी करना नहीं चाहता था। हाँ। और कभी नौकरी की भी नहीं। हाँ। बस कॉलेज टाइम से कभी बन गया भीतर से जो आपके रहता है। तो मैं पहले गज़लें लिखता था। अच्छा, गज़लें? हाँ, मेरी गज़ल की 2 किताब भी आई हुई। जैसे आपने गज़लें लिखी तो फिर गज़लों के प्रति प्रेम बढ़ा, और फिर ये कैसे हास्य कवि के रूप में कैसे? देखिए, मैं गज़लें लिखता था और खूब लिखता था। मंचों पर शुरुआती 1-2 साल मैंने गज़ल ही सुनाई। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि गज़ल के लिए आपको जितना मेहनत चाहिए और शोहरत बहुत टाइम में मिलती है, लेकिन भीतर से जो है ना, मैं बहुत ही चुलबुला था। अच्छा। उसके लिए गज़ल के लिए जो संजीदगी चाहिए वो व्यवहार में नहीं थी। लेखन में तो आ जाती है, कभी जब होता है तो कुछ लिखता है, बोलता है, तो लेखन में तो आ जाती है, लेकिन वैसे नहीं थी। तो हुआ क्या कि मैंने जो है हास्य कविताओं का, इसकी बड़ी अच्छी कहानी है कि सब टीवी वाह वाह क्या बात है। हाँ जी। ये शुरू हुआ था 2006 के आसपास। मेरे पास मुंबई से शैलेश लोढ़ा जी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि तुम्हें वाह वाह क्या बात है में आना है, हम युवा कवियों का प्रतियोगिता कर रहे हैं, लेकिन इसमें शर्त है कि हास्य कविताएं होंगी। मैंने ऐसे ही कह दिया कि ठीक है भाई साहब, आ रहा हूँ। उससे पहले आप गज़ल और मैं गज़लें लिखता था। तो जब मैं इससे जा रहा था, ट्रेन में बैठकर मैंने पहली हास्य कविता लिखी। अच्छा। और वहाँ पर गया, प्रतियोगिता हुई, तो पूरे भारतवर्ष में जो टॉप 3 के लोग चुने गए उसमें मैं एक था। तो लोग टीवी पर देखा तो मुझे उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हास्य कविताओं में चला गया। तो गज़लें मैं अब लिखता हूँ, अभी भी लिखता हूँ, लेकिन मंचों पे हास्य कवि के रूप में लोग जानते हैं। नहीं, चलो ये तो बहुत अच्छा है। और दरअसल हमारा आज इस दिल से कार्यक्रम जो हम दिल से का है, क्योंकि आप सब जानते हैं और शंभू शिखर जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में सब जानते हैं, लेकिन हमारा मकसद है दूसरा पहलू दिखाना। तो उसी में ही अगला सवाल आपसे शंभू जी, कविता, गज़ल, इसके अलावा आपके शौक और क्या क्या हैं? मेरा इसके अलावा खाना बनाने का। अच्छा, खाना बनाने का? जी। अरे वाह, बहुत अच्छे। और लगभग सभी तरह की भारतीय डिशें मैं बना लेता हूँ। अच्छा। और वो भी जो परंपरागत होती है, जैसे पोहे। अच्छा, अरे वाह। पुआ जो हम बनाते हैं, मालपुआ वाला। हाँ जी। तो ये सब चीज़ें मैं परंपरागत डिशें भी बना लेता हूँ। और गार्डनिंग का शौक़ है। अच्छा। मतलब खूब पेड़ पौधे फूल पत्तों से घूमने का बड़ा शौक़ है। अच्छा, घूमने का? हाँ, घूमने का बड़ा शौक़ है। तो ये सब है अपना। तो बाकी तो सब संगीत सुनने का बड़ा शौक़ है। हाँ जी, यही सब शौक़ तो यही सब है। शंभू जी, अब बात करते हैं कुछ चीज़ जो हमें पसंद होती है। ये बताइए, भगवान में आस्था है आपकी? हाँ, बिल्कुल है। कौन से भगवान को ज़्यादा मानते हैं आप? वैसे तो सभी बराबर ही कैटेगराइज नहीं कर रखा है। भगवान को ना सर्वेंट समझ रखा है। अच्छा। हाँ, जैसे कि हमारी
धन चाहिए तो लक्ष्मी जी को काम पे लगा दो, विद्या चाहिए तो सरस्वती जी को काम पे लगा दो। मतलब ऐसे ऐसे हमने भगवानों को ना अलग अलग वो दे रखा है। तो ईश्वर सब जगह है, सर्वव्यापी है और वो सब चीज़ में है। जहाँ भी जाइए वहाँ ईश्वर है, उसकी मौजूदगी है। तो इसलिए मैं पूर्णतः आस्तिक व्यक्ति हूँ ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको कैटेगराइज नहीं किया जाए, कैटेगराइज नहीं किया। चलिए, बहुत अच्छी बात। और इस चीज़ को मुझे लगता है कवि ही होता है जो हर कोई भी संजीदगी की बात हो उसको हास्य से और आसानी से कह सकता है। कवि का एक बड़ा पहनावा होता है शंभू जी, कभी जैसे, क्योंकि हम आपको देखते हैं अनेकों कवि सम्मेलनों में, आप बहुत अलग अलग पोशाकों में आए, तो आपके पसंदीदा पोशाक या ड्रेस कौन सा है? ना क्या है कि कपड़े का अर्थ है कि जिसमें आप जो है कंफर्टेबल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कंफर्टेबल में बिना कपड़ों के रहता हूँ। बहुत अच्छे शंभू जी। घर में बैठ के और एक निक्कर और ऊपर एक बनियान, जितना मैं दूसरे में कंफर्टेबल रह सके। नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल की ही बात कर रहा हूँ। तो निक्कर और बनियान जो है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। और मुझे लगता है आराम करने के लिए। मैं बताऊँ कमल भाई, हाँ जी, बहुत सारे जगह पे मैं इसलिए नहीं जाता कि कौन उठ के कपड़े पहने। कपड़े पहनना पड़ेगा, इसलिए कहीं जाने के लिए तो पहनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए मैं जाता नहीं कहीं जगह। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा शंभू जी, जो हमारा फील्ड है इसमें क्या होता है कि अपडेट रहना पड़ता है। हाँ, खासकर राजनीति में क्या हो रहा है या वो हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका कोई एक पसंदीदा, ये नहीं कि जिस पे आप व्यंग करते हैं, लेकिन एक पसंदीदा राजनेता कौन है आपका? देखिए, पसंदीदा राजनेता जो है ना इस समय पे आप देखिए तो मेरे सबसे जो पसंदीदा हैं राजनेताओं में, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और पसंदीदा इसलिए है कि एक बहुत लंबी चौड़ी लोगों की टोली, जो ट्रोलर्स कहलाते हैं, बिल्कुल, वो दिन रात हर विषय पर उनको ट्रोल करने में रहते हैं लगे हुए, और वो आदमी अपने काम में लगे रहते हैं। तो उनको जानने का, समझने का मौका पिछले दिनों बहुत नज़दीक से मिला। बहुत कुछ उनको पढ़ा, उनके विषय में जानने को मौका मिला, उनके बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ। तो उनके जीवन के बारे में भी पता चला और उनके व्यक्तित्व के बारे में भी पता चला। तो मेरे पसंदीदा नेता जो हैं वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। फिल्मों का शौक है शंभू जी? हाँ, देखने का है। अच्छा, देखने का है। तो पसंदीदा फिल्म एक्टर, मतलब अभिनेता? ऐसे तो किसको कहें, हमें तो सभी जो उस समय पे एक्टिंग कर रहे होते हैं वो अच्छे लगते हैं। अच्छा, कोई विशेष नहीं है? मतलब कोई विशेष नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी की फिल्म आई है तो जाकर के देखना, ये वाला नहीं है। लेकिन मैं कोई भी फिल्म छोटे पर्दे पर देखना पसंद नहीं करता, बड़े पर्दे पर ही। बड़े पर्दे पर जाकर के सबसे महंगी टिकट लेकर के। हाँ जी, चलिए, कोई फिल्म अभिनेता तो नहीं, लेकिन कोई ऐसी एक्ट्रेस रही है जिसको देखने का मन करता हो? नहीं, देखने का मन, मतलब पसंदीदा। मैं आपको बताता हूँ, देखने का मन ऐसे नहीं करता कि क्या देखेंगे आप उसमें। सबसे बड़ी प्रश्न तो ये, क्या देखेंगे भाई? सौंदर्य, अगर आप खूबसूरती को स्वीकार करेंगे तो जो खूबसूरत नहीं है वो कहाँ जाएगा? अगर आपको कोई फूल सुंदर लग रहा है तो जो फूल सुंदर नहीं है वो, उसका अस्तित्व कहाँ जाएगा? लेकिन काम के मामले में अगर बात करें तो जैसे मेरी एक्ट्रेस को लेकर के जो देख रहे हो कोई तो मुझे माफ़ करें, मैंने एक फिल्म देखी मैरी कॉम, और मुझे मालूम नहीं था कि इसमें कौन कौन किरदार है, कौन किसकी भूमिका निभा रहा है। बस ये पता था कि हमारी जो बॉक्सर है जिन्होंने भारत को इतना सम्मान दिलाया, ओलंपिक में भी सम्मान दिलाया, मैरी कॉम, उसके ऊपर फिल्म है और मुझे देखनी चाहिए। मैं गया और पूरी फिल्म में मैं भावुक होता रहा, क्योंकि जिस किरदार को किया गया था उसमें बिल्कुल परफेक्ट प्लेसमेंट, बिल्कुल वैसे ही हाव भाव, वैसे ही आंखें, वैसे ही डायलॉग, और क्या फिल्मांकन था और क्या कलाकार ने अद्भुत काम किया था। मुझे बहुत बाद में पता चला कि उस काम को करने वाली प्रियंका चोपड़ा है, और मैं उस दिन से प्रियंका जी का बड़ा प्रशंसक हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बड़ा बात फ़ैन हूँ, और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ कि उन्होंने इसको, जैसे फिर एक फिल्म उनकी ही थी बर्फ़ी, बिल्कुल, उसमें भी किरदार जो उन्होंने किया, तो मैं मतलब इसलिए नहीं कि वो एक अदाकारा है, इसलिए कि उन्होंने इतना अच्छा रोल किया है। तो मेरी एक बड़ी इच्छा भी है कि प्रियंका जी के
साथ में कभी बैठा जाए, उनके साथ चाय कॉफ़ी पी जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। आपने अभी जिक्र किया कि आपको गाने सुनने का बहुत शौक है। जी जी। तो पसंदीदा गायक जिनके गाने हमेशा आपको सुकून देते हो? अरे बहुत सारे हैं। नहीं फिर भी वैसे लता जी बहुत पसंद है, किशोर कुमार बहुत पसंद है, फिर उसके बाद मुकेश के गाने भी मुझे, मतलब आप समझ गए होंगे कि मेरा टेस्ट बिल्कुल 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 तो नहीं है, पुराना है, लेकिन कई गाने जो नए नए भी आते हैं। और देखिए, जिस गाने में कोई बात हो, आप जो है उसमें अपनी भावनाओं के साथ में ऊपर नीचे हो सकें। और बेगम अख्तर हमें बहुत पसंद है। बेगम गज़ल, गज़ल गायकी उनकी क्या अद्भुत रही है। एक ही चीज़ को आज जाने की जिद ना करो, इसको उन्होंने जितने अंदाज में गाया है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे पसंद है। हाँ। और गाने हमेशा मुझे वो पसंद हैं जो गाने आपको आपके भीतर ऊर्जा का संचारण कर, हाँ एकदम ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल सही। कोई भी गाना हो सकता है, वो गाना सुन के आपको कोई पसंदीदा गायक जो गाना जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो? देखिए, एक गाना जो मुझे बहुत ही पसंद है, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो मुझे वो गाना भी बहुत पसंद है। फिर एक गाना जो वो है कि मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें मेरे, इसको भी ऐसे ही आप देखिए कि ये जो प्रकृति है, इसमें इतनी खूबसूरती है, इसमें फूल है, इसमें तारे हैं, इसमें चांद है, ये सब चीज़ें आप तक आ रही है। हम लोग अक्सर गाने सुनते हैं, पर मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए एक कवि इस एक गाने को किस तरह सुनता है और क्या प्रेरित है, वो शंभू जी ने हमें बताया। शंभू जी, आपने अभी बातों बातों में ये सिलसिला शुरू किया कि आपको खाना बनाने का शौक है। जी जी। तो वो कौन सी ऐसी डिश है जो आपको अपने हाथ की सबसे अच्छी लगती है? अरे सब कुछ। अरे मैं आपको बताऊं कि मैं चाहे खिचड़ी बनाऊं, खाने का ना देखिए क्या है, क्लाइमेक्स ऑफ टेस्ट क्या है, आपके ज़ुबान पर खाना आए और आपकी आंखें बंद हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उसका क्लाइमेक्स है कि मज़ा आ गया, मतलब आपके पास शब्द विहीन हो जाए। तो अगर शंभू जी मैं आपसे कहूं कि मुझे एक डिश आप बना के खिलाएं, तो कौन सी डिश होगी? हमें दर्शक जानना चाहते हैं कि कौन से, आपको क्या लगता है? मैं आपको पनीर टिक्का बना के खिला सकता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, और हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी पनीर टिक्का हम खाएं। शंभू जी जी। आप अधिकतर कवि सम्मेलन के माध्यम से कह लीजिए घूमना बहुत होता है, बहुत होटल्स में ही रुकते हैं हम लोग। जी 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 जी। तो आप वहाँ पे कोई ऐसी डिश है जो आप हमेशा ऑर्डर करते हैं कि भाई मुझे तो यही चाहिए खाने में, मेरे लिए ये ले आओ, कुछ ऐसा है? ज़्यादातर कोशिश करता हूँ बाहर में कि मैं सलाद वगैरह खा करके ही टाइम बिता। अच्छा, मतलब ऐसा कोई नहीं? हाँ, मतलब सलाद वगैरह ही? सलाद वगैरह ही। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे राजस्थान गया, हाँ जी हाँ जी, तो वहाँ का लोकल डिश क्या है? लोकल डिश, बिल्कुल। हाँ, तो पता चला कि दाल बाटी चूरमा, हाँ जी हाँ जी, ये वहाँ की लोकल डिश है। हाँ, तो वो खाया। नहीं, बिहार गया, लिट्टी चोखा, और गया चूड़ा दही, ये सब हमारे इधर का है। साउथ में गया, इडली डोसा। तो मतलब जहाँ की जो स्पेशल डिश होती है वो खाने का आप, वो खाने का, और होटल में नहीं, बाहर निकल के किसी चौक चौराहे पर जो एक चाहे छोटा ढाबा कह लीजिए, छोटा दुकान कह लीजिए, है ना, गुमती कह लीजिए, हाँ। वहाँ पे जो लोग बनाते हैं वो खाना पसंद है। बिल्कुल। शंभू जी, अब आपसे कुछ सवाल ऐसे हैं जिस पे शायद आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जी जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जो ऐसा यादगार, मतलब अच्छा लम्हा जिसे आप हमेशा याद करते हैं, कोई ऐसा लम्हा खास जो यादगार बन गया हो? ये सच में याद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए तो हर लम्हा ही यादगार रहता है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत कठिन है। अच्छा, हाँ कठिन है ऐसा, मतलब बहुत सारे वाक्य हैं, बहुत सारे, क्या हर पल अब आपके साथ बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक याद है, इसको हम कम और ज़्यादा कैसे आंक सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसका तो कोई पैमाना नहीं है ना भाई। मैं खुश हुआ तो अच्छा, हाँ, मैं कम खुश हुआ तो कम अच्छा, लेकिन मेरे साथ में आप भी तो हैं। बिल्कुल, आप भी तो खुश हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इसलिए ये सवाल थोड़ा सा मेरे लिए है कि मेरे ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा क्या होगा, क्योंकि मैं जानता था पहले से कि जिस दिन नौकरी नहीं करूंगा या प्रोग्राम करूंगा तो कब पैसे आएंगे। बिल्कुल, इसमें खुश होना क्या है? हाँ, ये तो तय था कि आएंगे। अच्छा, क्या होता है ना शंभू जी, आपको लगता है कि आपकी कोई कमजोरी है जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं, या आपको लगता है क्या कमजोरी? तो फ़ायदा नहीं उठाते हैं, उस कमजोरी के हाथों जो है वो कमजोरी कह लीजिए कि बार बार जो है विश्वास करना।
विश्वास करना। हाँ, बार 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 विश्वास करना। आप करते हैं लोगों पे बार बार, मतलब मौके खूब देते हैं लोगों को कि कहीं तो विश्वास पे टिक जाएगा। हमें लगता है कि इसमें अविश्वास करने लायक क्या है। हाँ 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 हाँ, लेकिन उसका परिणाम कई बार बहुत अच्छा नहीं आता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दिन दुनिया ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए देवियों सज्जनों, ये था हमारा पहला सेगमेंट कुछ अनकही, और प्रवेश करते हैं हम दूसरे सेगमेंट में जिसका नाम है जनता जानना चाहती है। शंभू जी, हमारा दूसरा सेगमेंट जनता जानना चाहती है। इसमें हमने कुछ ऐसे सवाल जो हमारे दर्शकों के, जैसे ही उन्हें पता चला कि आप आने वाले हैं तो उन्होंने कुछ सवाल मुझे भेजे कि मैं आपसे पूछूं। उनका पहला सवाल ये कि आपको अपनी जितनी भी आपने कविताएं या रचनाएं प्रस्तुत की हैं, सबसे अच्छी आपको कौन सी लगती है? हाँ, देखिए, मेरी एक कविता जो है वो हम धरती पुत्र बिहारी हैं। अच्छा, जो बिहार को लेकर के मैंने लिखी है, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो कुछ दो लाइनें अगर आप हमारे दर्शकों को। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। एक इसका बंद सुना देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्ला खान, हम ही तो हैं शारदा लोक शैली गायक, सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है शायद आपकी कविता सुन के ही ये कहा गया होगा कि एक बिहारी सब पे भारी। ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, मैं तो बहुत बात की चीज़ है इसमें। शंभू जी, एक अगला सवाल हमारे दर्शक या यूं कहिए कि साथी ने पूछा, आपकी जो दरअसल स्टाइल है आपकी, चाहे वो आपके बाल की हो या आपके पहनने का स्टाइल हो, उनका सवाल है कि ये जो आपकी स्टाइल है इसके पीछे हाथ किसका है? किसी का हाथ नहीं है, ये सब जो है ना परसेप्शन चेंज करने वाली बात है। हाँ हाँ। पैमाने जो हमारी सफलता के होते हैं उसको अलग अलग रूप से बना दिया गया कि कोई व्यक्ति लंबा है, कद काठी है, सुंदर है, ऐसा है, ये है, वेल ड्रेसअप है, वैसा है, तो वो कामयाब है या उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मैंने एक दिन ऐसे ही एक कार्यक्रम में धोती कुर्ता पहन लिया और मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम जोकर लग रहे हो। क्या लग रहे हैं? जोकर। जोकर। हाँ, तो उसने उसमें कहा होगा अपने स्नेह में, लेकिन मैंने उससे कहा कि अगर आपकी प्रतिभा में दम है तो आपने जो पहना है वो एक आइकन बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैंने साबित कर दिया, और मैं ऑनलाइन कहना चाहता हूँ कि मैंने धोती कुर्ता पहनने वाले चंद कवियों में से मैं था, और आज की तारीख में कई कवि आपको देख देख के, तो मुझे देख देख करके या अच्छा लगे या इस झिझक को ख़त्म करके धोती पहना उन्होंने। इवन डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी उसके बाद कई कार्यक्रमों में पहले पहना होगा लेकिन बीच में नहीं पहनते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कई कार्यक्रमों में डिजाइनर धोतियाँ पहनी। और फिर उसके बाद कुर्ते भी, और ऐसे कई कवि हुए जिन्होंने धोती कुर्ता पहनना शुरू किया, आइकन चेंज कर दिया, मतलब एक तरह से परसेप्शन चेंज कर दिया। हाँ, तो ये खरीदारी कौन, आप ही मैं सारी खरीदारी खुद ही करता हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे मित्र दोस्त जो है ना अलग अलग जगह पे, वो लोग भेजते रहते हैं कई बार कि ये अच्छा यहाँ मिल रहा है, तो ये अच्छा है, ये ठीक है, लेकिन मैं खुद ही खरीदारी करता हूँ। शंभू जी, आपसे अगला सवाल जो ये है कि आपने बहुत सारी विदेश यात्रा की होंगी, लेकिन आपकी सबसे पहली विदेश यात्रा कवि के तौर पे कहाँ थी, कब थी? 2013 में। हाँ। 2013 में मेरी पहली विदेश यात्रा कवि के तौर पर थी, और पहली ही थी, कवि के तौर पर ही मैं विदेश गया था पहली बार। वो थी हांगकांग की। हांगकांग? जी। और हांगकांग में हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। 2 दिन का कार्यक्रम था, एक दिन हांगकांग और अगले दिन मकाओ। और मकाओ में हम वेनिशन में रुके। वेनिशन मकाओ का सबसे बेहतरीन होटल है, वहीं पर फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह भी बिल्कुल होते रहे हैं समय समय पर। तो पहली मेरी यात्रा हांगकांग की थी, और मैं 2013 में पहली बार विदेश गया था। चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल जो हमारे दर्शक ने पूछा है, देखिए अपना आकलन करना बहुत मुश्किल होता है, मुझे लगता है आसान भी होता है, मुश्किल भी होता है। आप ये बताइए, आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं अब तक के जीवन में? मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं घर से बाहर निकलूँ अभी भी, और मैं किसी भी वेशभूषा में रहूँ, मैं धोती कुर्ता में हूँ, मैं
पैंट शर्ट में हूँ या मैंने टी शर्ट और लोअर पहन रखा है ऐसे ही। लेकिन मेरी सबसे बड़ी जो सफलता है वो यही है कि मुझसे तभी भी लोग पहचान जाते हैं, वो मिलने आते हैं और मैं उनसे मिलते हुए हिचकिचाता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चप्पल पहना हुआ हूँ, हाफ पैंट पहना हुआ हूँ, सामने वाला आदमी गाड़ी रोक करके मुझसे मिलने आ रहा है, मतलब सेलिब्रिटी उसे होना चाहिए, मैं और वो मेरे पास आ रहा है, फ़ोटो खिंचा रहा है और वो कह रहा है कि सर आप ऐसे घूम रहे हैं। तो उस जो ज़मीन से जुड़ा होना, बिल्कुल। आज जनता जानना चाहती है कि अंतिम सवाल है, एक दर्शक ने पूछा है कि आप अपने कविता के माध्यम से बहुत लोगों पर व्यंग तक करते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी पे आपने व्यंग किया हो और उसकी प्रतिक्रिया आपको कुछ दिनों के बाद बहुत बार हुआ है। उन्हीं से जिन्हीं के कोई एक जो हमारे मतलब अब तो ख़त्म हो गए कोरोना काल में, नहीं तो लगभग 7-8 अलग अलग तरह से FIR दर्ज थी। अच्छा। हाँ। कुछ हरियाणा में था, कुछ उत्तर प्रदेश में था, कुछ दिल्ली में था। अच्छा, कुछ ऐसा मजाकिया तौर पे? सब कुछ मजाकिया ही था। नहीं, लेकिन जिससे की है उन्होंने ही कुछ आपसे बाद में मुलाकात हुई और कुछ ऐसा तो हंसी मजाक तो हास्य कवि होने के नाते सब छेड़ते रहते हैं। हाँ। वो तो चलता रहता है, लेकिन ऐसा किसी ने कभी भी जानबूझकर करने की कोशिश नहीं की। इवन जो फेसबुक पर मेरे दोस्त हैं, लाखों की संख्या में हैं, और वो जो लोग हैं ना, वो कमाल है। मैं एक फ़ोटो डालता हूँ और वो दिन भर उस पर कमेंट करने में, एक दूसरे को ट्रोल करने में लगे रहते हैं। वो बड़ा मज़ेदार होता है मेरे लिए देखना। सही कह रहे हैं, वो भी एक तरह का मतलब प्रतिक्रिया ही है, आनंद है वो भी। तो दर्शकों, ये था हमारा दूसरा सेगमेंट जनता जानना चाहती है, और आइए अब प्रवेश करते हैं हमारे तीसरे और अंतिम राउंड में, यानी रैपिड फायर राउंड। शंभू जी, ये हमारा अंतिम राउंड है, रैपिड फायर राउंड, और मैं इसमें आपसे 10 सवाल पूछूंगा। आपको हर सवाल देने के लिए लगभग 5 सेकंड, या यूं कहिए कि आपका जो जल्दी आए। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप उसका जवाब दे भी सकते हैं, या नहीं दे सकते, या पास कर सकते हैं। अगर आप हमारे 10 सवालों में से 6 का जवाब आपने दे दिया तो हमारी तरफ से एक तोहफा आपके लिए है। तो आइए देखते हैं दर्शकों, पहला सवाल शंभू शेखर जी से। शंभू जी, आपकी पहली कमाई क्या थी? पिताजी की जेब से 10 रुपए चुराना। बहुत अच्छे शंभू जी, दिल खुश हो गया। दरअसल सही कह रहे हैं, किसी कमाई से ज्यादा नहीं होती, पहली कमाई हुई। बहुत बढ़िया शंभू जी, मजा आ गया। दूसरा सवाल, वो पहली फिल्म आपको याद है जो आपने सिनेमा हॉल पे जाके देखी थी? पहली फिल्म। हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन। चलिए, बहुत अच्छे। तीसरा सवाल, सिनेमा हॉल में देखी थी। अल्पना। हाँ। किस जगह? ये होता था मॉडल टाउन के पास। अच्छा, मॉडल टाउन के पास। चलिए, तीसरा सवाल आपसे, आपको क्या याद है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस किस जिले में बना था? जी। कौन? साउथ वेस्ट दिल्ली। साउथ वेस्ट दिल्ली जी। बहुत बढ़िया, मुबारक हो। तो 3 में से 3 अब तक आप चल रहे हैं। चौथा सवाल, आपको याद है कि आपको अपने जीवन में पहली डांट या पिटाई, जैसे आमतौर पर हम लोगों की तो होती रहती थी, तो कब याद है आपको पहली? जब मैं 6 साल का था, गिल्ली डंडा खेलने के चक्कर में भाई साहब से पिटाई हुई थी। अच्छा, भाई साहब से पिटाई हुई थी। चलिए, बहुत बढ़िया। और शंभू जी, आपसे मेरा 5वां सवाल, आपको ये बताना है आपके बचपन में बेस्ट फ्रेंड कौन था? बहुत सारे थे। एक किसको पकड़े, एक विजय था मेरा बेस्ट फ्रेंड, विजय भी है। चलिए, बहुत अच्छे। 5 में से 5। और छठा सवाल आपके लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है शंभू जी, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपके लिए छठा सवाल, आज के दौर में या कभी भी आपके सबसे पसंदीदा कवि कौन है, जिनके साथ आपको कवि सम्मेलन करने में मजा आता है? पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत बढ़िया, वाकई में। तो शंभू जी, 6 में से 6 आप, इनाम तो आपका पक्का हो गया, लेकिन ये हम आपको तब देंगे जब आप हमें पूरे 10 सवालों के जवाब दे देंगे। अब तो गलत दे सकता हूँ। ऐसी था मैं बचपन में। अच्छा, 33 नंबर का एग्जाम पूरा कर दिया, अब 70 छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता। 33 नंबर पे कॉन्फिडेंस था कि इतने तो कर दिए, अब तो ये आ जाएंगे। 33 पे पास होते थे तब, अब पता नहीं किस में होते हैं बच्चे। अब जैसा कोरोना चल रहा है, मुझे लग रहा है वो 33 भी बंद ही हो जाएगा। 7वां सवाल आपसे शंभू जी, आपने बहुत सारी जगह कवि सम्मेलन किया, कोई एक ऐसी जगह आपको कहीं पे भी
जो सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आया हो, आनंद आया हो? सबसे ज़्यादा आनंद मुझे कवि सम्मेलन कलकत्ता में करने में आता है। अच्छा अच्छा। और कोई एक बार खास नहीं, वजह? हाँ, वहाँ की ऑडियंस बहुत पंक्चुअल है। पंक्चुअल है? हाँ, अगर 6 बजे कवि सम्मेलन शुरू होना है तो 6 बजे जो है वो गेट क्लोज हो जाता है। अच्छा। हाँ, और 6:05 पे तो आप बाहर जा भी नहीं सकते हैं, कोई आ नहीं सकता है। हाँ। बल्कि बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते कि कोई अंदर जो बैठा है वो बाहर ना भाग जाए। वाह जी वाह। पंक्चुअलिटी है, कला के बहुत पारखी है। हाँ, वहाँ पे हाँ, कवि सम्मेलन सुनने की जो परंपरा है उसमें वो सबसे बेहतर श्रोता है वहाँ के। नहीं, बहुत अच्छे। शंभू जी, वैसे तो आपने कहीं जवाब दिया है, लेकिन अगर आपसे 8वां सवाल है, अगर आप हास्य कवि नहीं होते, मतलब तो कवि होते तो किस प्रकार के होते? मतलब मैं वीर रस का बहुत वीर जोरदार रस? कवि होता। अरे अच्छा जी। पूछो मत। तो कभी ट्राई किया आपने ना, वीर ना, रस? मतलब राह ऐसी पकड़ तू इच्छा? एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। हाँ, तो हास्य की राह पकड़ रखी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर मैं हास्य कवि नहीं होता, मैं वीर रस का बड़ा जोरदार कवि होता एकदम। यहीं से ही पाकिस्तान के ऊपर में मैं हिमालय धकेल देता। बहुत बढ़िया। शंभू जी, आपसे 9वां सवाल, आपको बड़े ही सरल और स्पष्ट शब्दों में बताना है वो कौन सा ऐसा कवि सम्मेलन है जिसे आप भूलना चाहेंगे, मतलब अपनी जानकारी से हटाना चाहेंगे? कोई ऐसा यादगार है? देखिए, क्या होता है कई बार ऑडियंस अच्छी नहीं रहती। हाँ। कई बार जगह अच्छा नहीं होता। हाँ। तो एक बार हम कवि सम्मेलन, वैसे मैं हटाना नहीं चाहूँगा हाँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ मतलब बिल्कुल एक बुरा कवि सम्मेलन था। हाँ। एक बार हम कवि सम्मेलन करने गए थे चतरा। हाँ, चतरा जो है गया के पास में है। अच्छा, गया से 100 किलोमीटर के रेंज में है। हाँ। और उस टाइम पे वहाँ पे नक्सली बेल्ट था, पूरी तरह से नक्सली से। तो वहाँ पे जो पुलिस आयुक्त थे उन्होंने कहा कि कवि सम्मेलन होना चाहिए। अच्छा। और कवि सम्मेलन जानते वहाँ पे कैसे हुआ था? ऑडियंस बैठी हुई है 50-60, हाँ। वो भी सब पुलिस के ही लोग थे। मंच पर कवि, और चारों तरफ से जो है हम लोगों को गनर्स ने घेर रखा है। अच्छा। कि पता नहीं कौन कहाँ से आकर के कब हमला कर दे, गोली हाँ। चला दे, कहीं से बम गिर जाए। तो ये तो वाकई में मतलब यादगार कवि सम्मेलन रहा हो। यादगार जरूर है, हटाना नहीं चाहते। शंभू जी, आपने बड़ा अच्छा सवालों के जवाब दिए, और अंतिम सवाल आपसे ये है, आपकी कौन सी ऐसी इच्छा है जो अभी अधूरी है? अभी तो मेरी जिंदगी भी अधूरी है, अभी तो इच्छा कैसे अभी से हम कैसे कहें इच्छा? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पर एक होता है ना शंभू जी, जैसे मतलब भगवान आपसे कहे कि बेटा बताओ आपकी एक अभी अंतिम इच्छा, मतलब हाँ, ऐसा तो नहीं। मैं उससे कहूँ कि जी ऐसा वरदान दे दो कि मैं जब चाहे 3 वरदान मांग लूँ। अरे वाह। और फिर 2 वरदान मांग के फिर तीसरे वरदान पे कह दो कि अब जब चाहे तीसरा वरदान यही है, जब चाहे 3 वरदान मांग लो। शंभू जी, बधाई हो, आपने 10 के 10 सवाल दिए। हमारी तरफ से ये एक छोटा सा जो उम्मीद है कि आप जब हमें याद करेंगे, इसका सेवन करेंगे तो बिल्कुल हमें याद करेंगे आप। तो दर्शकों, ये थे हम सभी के चहेते शंभू शिखर जी। शंभू जी, मैं चाहता हूं कि आप चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सूनी सूनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सूनी सूनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सूनी सूनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सूनी सूनी है। जीवन में अगर हंसी ना हो तो जिंदगानी सुनी सुनी रहती है। इसलिए आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ चलते चलते, खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। बहुत खूब, और बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी, आपने हमें इतना समय दिया। देवी सज्जनों, आज का ये कार्यक्रम दिल से, हमने दिल से सवाल किए और शंभू जी ने दिल से उनके जवाब दिए। प्लीज़ बताइएगा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अच्छा लगा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसा ही हौसला अफजाई करते रहिए। अगर कुछ कमी आपको लगी होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, हम कोशिश करेंगे कि आगे ये कमी हम दूर कर सकें। आज के लिए इतना ही, और शंभू जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार कमल भाई, और आपको विशेष धन्यवाद। बहुत दिन से ये काम पेंडिंग था और आज समय निकाल करके आप आए और हमने इतनी सारी बातें की, तो लोगों को कुछ नया जानने को मिला और हमारे लिए भी कई सवाल जो पुराने हो गए थे वो फिर से रिफ्रेश हो गए। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।